आपका राहु कहाँ बैठा हुआ है नवमांश कुंडली में? राहु अगर नवमांश कुंडली के फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं तो वो आपकी पर्सनालिटी के ऊपर सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करेंगे। तो अगर सेकंड हाउस ऑफ योर नवमांश कुंडली बैठे हुए हैं तो धन को प्राप्त करने में, धन को एक्सपेंड करने में, और इसी के साथ साथ सेकंड रिलेशनशिप, सेकंड मैरिज सस्टेनेबिलिटी, इनमें उनका रोल सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप मुझसे पूछेंगे आपके स्पाउस के प्रोफेशन के बारे में, तो आपको पता है मैं कहाँ देखूंगा? मैं देखूंगा नवमांश कुंडली का फोर्थ हाउस। दैट विल गिव अस अ ग्लिम्स कि भाई क्या प्रोफेशन यहाँ पर पर्सन का हो सकता है। और वहाँ पर अगर राहु आके बैठ गए तो वो आईटी की तरफ लेके जा सकते हैं, कम्युनिकेशन साइड लेके जा सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में लेके जा सकते हैं, फॉरेन में पर्सन जॉब करता हो उसकी इंडिकेशंस को दिखा सकते हैं। राहु सिटिंग इन द 10th हाउस ऑफ द नवमांश कुंडली, इट टेल्स अ लॉट अबाउट द स्पाउस। उसके परिवार के बारे में बताता है। ये बताता है आपको परिवार कैसा होगा, ये बताता है उस पर्सन का घर कैसा होगा। भाई उस पर्सन को मैरिज में, आफ्टर मैरिटल लाइफ में हैप्पीनेस मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, ये हमें पता लगता है 10th हाउस ऑफ द नवमांश कुंडली से। तो आपके राहु की पोजीशन इन द नवमांश कुंडली प्लेज अ वाइटल रोल इन डिसाइडिंग थिंग्स अबाउट योर मैरिटल लाइफ। कई बार तो लोग पूछते हैं कि सोलमेट कनेक्शन है या नहीं है, कार्मिक कनेक्शन है या नहीं है। जब आप कार्मिक कनेक्शन की बात करते हो तो आप इनडायरेक्टली राहु, केतु, शनि, रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि यही वो प्लैनेट हैं जो कार्मिक पूरी व्यवस्था को, पूरे स्ट्रक्चर को रूल करते हैं। अगर आपका संबंध कहीं राहु से बन रहा है, जैसे कि राहु सिटिंग इन द 5th हाउस, सिटिंग इन द 9th हाउस, बहुत गहरे चांसेस हैं कि आपको एक ऐसा पर्सन मिल सकता है जिसके साथ आपका कार्मिक संबंध है। आप विश्वास नहीं करेंगे, बट राहु के साथ अगर कोई प्लैनेट बैठा हुआ हो तो आपका स्पाउस आपसे मैरिज से पहले कोई डिमांड पुट कर सकता है। इवन इन द चार्ट ऑफ मुकेश अंबानी, राहु सिटिंग विद जुपिटर इन द, तो आप ये समझ सकते हैं कि जब भी राहु के साथ कोई प्लैनेट इन द नवमांश कुंडली बैठा हुआ होगा तो स्पाउस की तरफ से वो डिमांड आएगी। और डिमांड क्यों आएगी? क्योंकि राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो जीवन को एक्सप्लोर करना चाहता है। ये देखना चाहता है जीवन को, ये देखना चाहता है कि मेरे जीवन का पर्पस क्या है, मैंने जीवन क्यों लिया है, मैं एक इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी क्यों नहीं बन जाता हूँ, मैं एक ऐसा पर्सन क्यों नहीं बन जाता हूँ जो अपने अनुसार सारे डिसीजन ले, अपने अनुसार सारे कार्य करे। वो हमें राहु से पता लगता है, ये हमें राहु से प्राप्त होता है। तो लोग पूछते हैं राहु की पोजीशन इन द नवमांश कुंडली लगन कुंडली से किस तरह अलग हो सकती है। लगन कुंडली में बैठा हुआ राहु आपको इंडिकेशन मोर अबाउट योर सेल्फ देगा, मोर अबाउट योर डेप्थ देगा। लेकिन नवमांश कुंडली में जब आप जाओगे तो ये राहु आपको बताएगा आपकी स्पाउस के बारे में भी। ये राहु आपको बताएगा कि इस जीवन में आपको क्या मिलेगा ही मिलेगा। कई बार तो लोग क्वेश्चन करते हैं कि भाई लगन कुंडली में भी 7th हाउस है, नवमांश कुंडली में भी 7th हाउस है, दोनों में फर्क क्या है? लगन कुंडली का 7th हाउस है कि हमें क्या डिजायर है, भाई हम क्या चाहते हैं, और नवमांश कुंडली का 7th हाउस है कि हमें क्या मिलेगा। क्योंकि नवमांश कुंडली क्या है? ये आपके भाग्य की कुंडली है। इसे आप कहते हैं फॉर्चून की कुंडली, साहब मेरा भाग्य, मेरा लक यहीं से आता है। जब आप प्लैनेटरी अलाइनमेंट को नवमांश कुंडली में देखते हैं तब आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द बर्थ चार्ट बना पाते हैं। इसीलिए एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि अगर प्लैनेट लगन कुंडली में अच्छा है और नवमांश में बेकार हो गया तो वो रिजल्ट नहीं दे पाएगा, आत्मा उसे उस तरह का सपोर्ट नहीं देगी। तो जब आप आपकी आत्मा की बेसिक डिजायर, बेसिक इच्छा को समझना चाहते हैं तो आपको नवमांश कुंडली के अंदर बैठे हुए राहु को देखना ही पड़ेगा, उसकी अलाइनमेंट को देखना पड़ेगा कि ये किस किस हाउस के साथ कनेक्ट कर रहा है। इससे कुछ सीधे प्रिडिक्शन पॉइंट भी निकल के आते हैं और इसी के साथ साथ इससे एक सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग बनती है अपने जीवन के बारे में। अब अगर हम नवमांश कुंडली को समझ रहे हैं तो पहले हमें पता होना चाहिए कि नवमांश है क्या। नवमांश कुंडली और लगन कुंडली दोनों एक तरह से ही दिखाई देती हैं, दोनों में 12 हाउसेज हैं, दोनों के अंदर 12 राशियां आती हैं। नवमांश कुंडली क्या है? नवमांश कुंडली हर जोडिएक साइन का 9th हिस्सा जब आप कर देते हैं, एक जोडिएक साइन, एक राशि जो है वो 30 डिग्री की होती है, उसका 9वां हिस्सा नवमांश कुंडली है। 9वां हिस्सा क्यों? आप इससे पहले का हमारा सेशन देखिएगा 9th हाउस के बारे में। 9th हाउस इज द हाउस जिससे आत्मा इस जीवन के अंदर प्रवेश लेती है। इसीलिए 9th नंबर जो है वो काफ़ी प्योर नंबर है वैदिक ज्योतिष के अंदर। 9 नंबर बहुत प्योर नंबर है। किसी भी मंत्र चैंटिंग को अगर आप 9 बार भी कर लें तो आपका मंत्र का एक साइकिल कंप्लीट हो गया है। आप अगर किसी भी काम को 9 बार परफॉर्म कर लेते हैं तो अपने आप में वो एक डिवाइन वाइब्रेशन उसके अंदर आ जाती है। तो 9 नंबर इज अ वेरी पावरफुल नंबर। इवन द प्राइम टाइम शोज जो होते हैं 9 बजे, क्योंकि 9 बजे की वाइब्रेशन ही कुछ इस तरह की वाइब्रेशन है। तो नवमांश कुंडली क्या है? 9th डिवीजन है किसी जोडिएक साइन का। इसको बनाने का एक पूरा पैटर्न है। आप किसी भी सॉफ्टवेयर से अपनी नवमांश कुंडली बना सकता है। काफ़ी डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं नवमांश कुंडली को समझने के, क्योंकि आत्मा को, आत्मा की जर्नी को, स्पाउस को नवमांश कुंडली से स्पाउस को देखा जाता है, आपके भार्या को नवमांश कुंडली से देखा जाता है, क्योंकि नवमांश कुंडली इज ऑल अबाउट योर सोल, अबाउट योर सोल, जो कि आपके साथ बिल्कुल अटैच होकर रहती है, जिसके बिना ये जीवन मतलब संभव नहीं हो सकता। लास्ट तक की यात्रा में वो आपके साथ कंटिन्यू रहती है।
दैट्स वाई नवमांश कुंडली से स्पाउस को भी देखा जाता है। जब आप नवमांश कुंडली में स्पाउस को देखेंगे और भाग्य को देखेंगे तो दोनों में हाउसेज आपको बदलने पड़ेंगे। जब भी कोई पर्सन ये पूछता है कि नवमांश कुंडली का 7th हाउस क्या बताता है, वो आपके स्पाउस के बारे में बताता है कि ये पर्सन आपको मिलेगा ही मिलेगा। और जो 9th हाउस है नवमांश कुंडली का, वो उसका भाग्य है, वो उसका भाग्य है। तो कई बार लोग जो है वो अलग अलग तरह से कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि 4th हाउस ऑफ नवमांश कुंडली है, वो क्या बताता है? वो बताता है आपको आपके स्पाउस के प्रोफेशन के बारे में, क्योंकि 7th भाव से 10th हो गया। और वहीं ये पर्टिकुलर हाउस 4th हाउस 9वें हाउस से अष्टम है, 9th हाउस से अष्टम के अंदर है। तो ये कहीं ना कहीं आपके भाग्य की ग्रोथ को भी बताता है कि भाई भाग्य फेल तो नहीं कर जाएगा कि मेरा पर्सन, मेरा स्पाउस इस तरह का प्रोफेशन ना करने लग जाए कि मेरा खुद का ही भाग्य फेल कर गया। आपने कई केसेस ऐसे देखे होंगे जिसमें कि स्पाउस की गवर्नमेंट जॉब लगी और स्पाउस जो है रफू चक्कर। द 4th हाउस स्पाउस के वर्क के लिए तो ठीक था, बट कम्स टू द भाग्य, उसके लिए वो खराब हो गया, उसके लिए वो बिगड़ गया। इसीलिए बहुत लोग इसी बारे में कंसर्न रहते हैं कि भाई मैरिज के बाद हम इंडिपेंडेंट जॉब कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ऐसा ना हो कि मेरी जॉब ही बंद करा दी जाए, सामने वाले को ये लगने लग जाए कि मेरे भाग्य को ही खतरा आ रहा है इसकी जॉब से। मतलब जब से ये जॉब करने लगा है पर्सन, तब से मेरे को वो इमेज नहीं बन रही है मेरी, मुझे वो इंडिपेंडेंस नहीं मिल रही है घर के अंदर, या मेरी वो वाह नहीं हो रही है, कुछ भी हो सकता है। तो आप समझे, एक ही पर्टिकुलर हाउस 4th हाउस स्पाउस की जॉब को दिखाता है और आपके भाग्य की हानि को या भाग्य के लाभ को दिखाता है। अगर चीज़ें अच्छी हैं तो हो सकता है कि आपको भाग्य का लाभ मिल जाए, मतलब आप दोनों मिलकर इतना कमाने लग जाओ कि भाई कोई दिक्कत ही नहीं रही। और चीज़ें अगर खराब हैं तो एक की जॉब दूसरे के लिए खतरा भी बन सकती है। सो द बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज कि 4th हाउस पर्टिकुलर हाउस है, लेकिन वो सप्तम से 10th होने की वजह से स्पाउस के लिए तो प्रोफेशन हो गया, और हमारे भाग्य के लिए 9th हाउस के लिए अष्टम होने की वजह से भाग्य की हानि या भाग्य की उन्नति हो गई। भाग्य में आता हुआ सडन चेंज, भाई एकदम से सडन चेंज आ गया भाग्य में। और ये होता भी है, आप एक समय जॉब में हो, आपकी तनख्वाह कितनी भी हो, 10 LPA है, 20 LPA है, 30 LPA है, आपका स्पाउस आता है और आपकी तनख्वाह एकदम से डबल हो जाती है। होगी भाग्य में एकदम से ओवरनाइट सक्सेस हो गई आपकी। तो जहाँ पहले एक LPA था, 10 LPA था, वहाँ एकदम से 20 LPA हो गया। ये फर्क होता है। ओवरनाइट सक्सेस के लिए देखा जाता है 4th हाउस ऑफ द नवमांश कुंडली। अगर वहाँ पर राहु बैठा हुआ हो तो ये इंडिकेट करता है कि भाई साहब आपके साथ ईश्वर जो है ओवरनाइट चेंजेस करेगा आपके भाग्य के अंदर, एकदम से भाग्य में परिवर्तन होगा। भाग्य कभी भी करवट ले सकता है और मैरिज के बाद ये करवट लेगा ही लेगा। दैट इज फॉर श्योर कि भाग्य आफ्टर द मैरिज करवट लेगा, कोई बड़ी करवट लेगा, कोई बड़ा टर्न लेगा, कोई बड़ा शिफ्ट उसके अंदर आएगा। तो आपको हाउसेस को बड़ा ब्रीफ अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, बहुत अलग अलग कनेक्शंस बना के देखना पड़ेगा नवमांश कुंडली को। इसी कुंडली को समझने के लिए पुष्कर नवमांश भी होते हैं, पुष्कर भागास भी होते हैं, उनको भी हम समझेंगे। बट राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन प्लैनेट राहु। नाउ व्हाट इज राहु इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी? अगर कोई मुझसे पूछे कि राहु क्या है, तो आई विल से राहु इज एवरीथिंग एक्सक्लूडिंग द मोक्षा और द लिबरेशन। ये अंत के अलावा राहु सब कुछ है। आप राहु को आज नेम नहीं कर सकते कि राहु बस टेक्नोलॉजी है, राहु बस ये है, राहु एयरक्राफ्ट है, राहु ये है, या क्रिप्टोज है, शेयर स्टॉक मार्केट, जो भी आप देख सकते हैं इस दुनिया में वो सब कुछ राहु है। जिसे भी खुली आंखों से देखा जा सके वो राहु है, और जिसे बंद आंखों से देखा जा सके वो केतु है। सिंपल सी बात है, जिसे आप खुली आंखों से देख सको वो राहु है, और जिसे बंद आंखों से देखा जा सके वो केतु है। आपने देखा होगा टेम्पल्स के अंदर लिखा होता है भाई यहाँ पर वीडियोग्राफी करना मना है। लाइक यू कांट सी दैट ऊर्जा, आप अपनी खुली आंखों से देख नहीं सकते, आपको आंखें बंद करनी होंगी। जैसे ही बंद आंखें करोगे वैसे ही केतु हो जाओगे, और जैसे ही आंखें खोलोगे वैसे ही राहु हो जाओगे। तो राहु अनंत देखने की क्षमता रखता है। जिस भी पर्टिकुलर हाउस में बैठेगा नवमांश कुंडली के, उसमें से बहुत कुछ निकाल के ले आएगा। अब बात आती है राहु का क्या प्रभाव मैरिज पे पड़ता है। राहु इल्यूजन का प्लैनेट है, जैसे मैंने कहा बहुत देखने की क्षमता है। राहु 2nd हाउस ऑफ नवमांश कुंडली है। आपके स्पाउस की इतनी देखने की क्षमता है, वो इसी बारे में कंसर्न रहता है कि मैरिज चलेगी या नहीं चलेगी, मैरिज में दिक्कत तो नहीं आ जाएगी, दिक्कत आएगी तो कहाँ से आएगी। मतलब बार 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 उन्हीं चीज़ों में वो पर्सन जो है वो लगा रहता है। ये होता है राहु। मल्टीफोल्ड है, बहुत देखने की इच्छा है, बहुत कुछ देखना चाहता है, इसीलिए इसका एक नक्षत्रीय शतभिषा है कि भाई ये तो सब कुछ ही देख के मानेगा। अब हमें यह पता है कि राहु कहाँ है और राहु क्या है। अब हमें यह पता होना चाहिए कि मेरी नवमांश कुंडली ठीक तो है ना। कई लोग होते हैं उनकी नवमांश कुंडली ठीक नहीं है, वो लेके घूम रहे हैं, उसको चेक कराते हैं, और ये होता है नवमांश कुंडली में फ्रैक्शन से फर्क आ सकता है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम 2 से 3 प्रेडिक्शन पॉइंट लगा सकते हैं। पहला, उपपद कुंडली जो है आपकी, उपपद लगन आती है लगन कुंडली में, उसका नवमांश की लगन के साथ कोई संबंध होना चाहिए।
उपपद लग्न जो है आपकी लगन कुंडली की, उसका नवमांश की लगन के साथ कोई संबंध होना चाहिए। वो जिस राशि में आ रही है या तो वही राशि आपकी नवमांश की राशि हो जाए, उसमें जो ग्रह बैठा हुआ है वो ग्रह यहाँ पे नवमांश में बैठ जाए, या फिर उस पर्टिकुलर राशि में लगन कुंडली में जो ग्रह उच्च का होता है वो नवमांश के लगन के अंदर आके बैठ जाए, या नीच का होता है वो बैठ जाए। तो इन 4 तरीकों से अगर कोई संबंध बनता है तो ये इंडिकेट करता है कि नवमांश कुंडली 100% जो है वो करेक्ट है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। उपपद का नवमांश के साथ संबंध, क्योंकि उपपद ही तो आपका सोल है, आपकी सोलमेट, व्हाट यू लुकिंग फॉर इन द नवमांश, द सोलमेट एनर्जीज। तो दोनों में संबंध व्यवस्थित होना चाहिए। दूसरा, नवमांश की जो लगन है वो क्या इंडिकेट करती है? वो इंडिकेट करती है आपके टैलेंट को जो आपके अंदर है। मतलब नवमांश की लगन क्या है? आपकी आत्मा है, कि आपकी आत्मा में क्या रचा बसा है। तो आत्मकारक जो ग्रह होता है उसका नवमांश की लगन के साथ संबंध हो सकता है, उसमें बैठा हुआ हो, उसको देख रहा हो, उसके साथ कनेक्टेड हो। आत्मकारक ग्रह है चंद्रमा, चंद्रमा की राशि है कर्क, उसकी उच्च राशि है टॉरस और नीच राशि है स्कॉर्पियो। इन तीनों में से अगर कोई नवमांश लगन आ गई तो भी वो इंडिकेट करता है कि भाई ये भी करेक्ट है, इसके अंदर भी करेक्शन है। तो ये भी एक फंडा है जो लगाया जा सकता है कि आत्मकारक का नवमांश की लगन के साथ कोई संबंध हो। तीसरा, जो भी प्लैनेट नवमांश की लगन में बैठा होगा वो आप पे सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा, आपके अंदर वो दिखाई देगा कि यार इसको जन्मजात ये टैलेंट प्राप्त है। नवमांश के 5th हाउस में जो प्लैनेट बैठता है उसके लिए हमें एफर्ट देने पड़ते हैं। 5th इज अबाउट एफर्ट्स, कि एफर्ट देके आप उस टैलेंट को प्राप्त कर लोगे। और नवम भाव में जो ग्रह बैठा हुआ है वो केवल और केवल देवीय कृपा से चैनलाइज होता है। तो ये भी एक फंडा है जिसको लगा के हम नवमांश को रेक्टिफाई कर सकते हैं। 4th के अंदर शनि प्लैनेट से भी नवमांश को रेक्टिफाई किया जाता है, क्योंकि प्लैनेट सैटर्न जो है वो एक कार्मिक प्लैनेट है, सबसे स्ट्रॉन्ग कार्मिक प्लैनेट है। आत्मा को जज करने का काम कौन करते हैं? शनि करते हैं। उसे दंड देने का काम कौन करते हैं? शनि करते हैं। तो उनसे भी नवमांश की लगन को जज किया जा सकता है। शनि का 3rd एस्पेक्ट जिस पर्टिकुलर राशि पर पड़ रहा है, अगर वही राशि नवमांश में आ जाए तो भी उसको एक रेक्टिफिकेशन के अंदर आप मान सकते हैं कि ये भी एक रेक्टिफाइड पॉइंट है। लेकिन इसमें भी अलग फंडाज हैं, उसमें कौन सा उच्च है कौन सा नीच है। कोई प्लैनेट बैठा हुआ है वो अगर नवमांश में आ जाए तो वो भी इंडिकेट कर सकता है कि ये एक ठीक नवमांश हमें प्राप्त हुआ है, या फिर वो 9th हाउस में आ जाए वो प्लैनेट, या 5th हाउस में आ जाए तो वो भी इंडिकेट करता है। इस पर्टिकुलर फंडा को प्लैनेट सैटर्न के हम शनि के किसी वीडियो के अंदर कवर करेंगे, क्योंकि इसके लिए हमें डायग्राम्स एंड ऑल बहुत चीज़ों की आवश्यकता होगी, अदरवाइज आप अननेसेसरी कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये 2 से 3 फंडाज हैं, इनको आप अप्लाई करके अपनी नवमांश लगन को रेक्टिफाई कर सकते हैं। अब उससे आगे की हम बात करते हैं प्लैनेट राहु इन द नवमांश। राहु कैसे नवमांश में फंक्शन करेगा? राहु जिस भी हाउस के अंदर बैठे हुए होंगे, मैंने आपसे कहा अनंत देखने की इच्छा है, अनंत देखना चाहेंगे उस पर्टिकुलर हाउस के अंदर। बट राहु कैसे प्लैनेट है? राहु एक ऐसे प्लैनेट है जो आंख खोल के देखना चाहते हैं, और भाग्य को आप आंखों से देख नहीं सकते। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। भाग्य को आप फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, इंट्यूशन से फील कर सकते हो। तो राहु जिस पर्टिकुलर हाउस में बैठते हैं उससे कई बार उनका विरोध हो जाता है नवमांश कुंडली में। नवमांश लगन कुंडली के अंदर गुरु, केतु, शुक्र ये अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि इनके अंदर वो सात्विक या आप कहेंगे वो गुरु तत्व है कि ये चीज़ों को समझ सकते हैं इंट्यूशन से। बट राहु के मामले में ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो जिस पर्टिकुलर हाउस में राहु बैठते हैं वहाँ से थोड़ा सा वो चीज़ों को डिस्टर्ब करने की कोशिश कई बार कर देते हैं। मतलब उस हाउस से उनका एक विरोध भी हो जाता है, उसको वो इतना देखना चाहते हैं कि कई बार देखने के चक्कर में उस हाउस को वो स्पॉइल कर देते हैं। दूसरी बात, अगर राहु टॉरस के अंदर है, मिथुन के अंदर है, इन द नवमांश बहुत अच्छे वर्क करेंगे। स्कॉर्पियो के अंदर हैं, सेजिटेरियस के अंदर हैं, थोड़ा डिस्टर्ब रहेंगे। उसका रीज़न सिंपल है, इन राशियों के अंदर राहु जो है वो डेबिलेट कर जाते हैं, नीच के हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट, राहु के साथ अगर कोई प्लैनेट बैठा हुआ है तो आपका स्पाउस उस प्लैनेट के रिगार्डिंग कोई डिमांड आपसे कर सकता है। लाइक कोई डिमांड उस प्लैनेट के रिगार्डिंग की जा सकती है। अब वो कैसी भी डिमांड हो सकती है और उस प्लैनेट के कारकत्व से जुड़ी हुई होगी। जैसे राहु प्लस मंगल, मंगल इज वॉट कि भाई मुझे इंडिपेंडेंट रहने दो, मैं जो काम करना चाहूँ मुझे वो करने दो। राहु प्लस शुक्र, मुझे घूमना फिरना है, बाहर जाना है, मुझे कोई वर्क करना है, बिजनेस करना है, पैसे बनाने हैं, लग्जरी जीवन जीना है, अलग जीवन जीना है, अलग होकर रहना है। तो राहु के साथ जो भी प्लैनेट आता है उससे रिलेटेड कोई डिमांड आती है। लेकिन आप इसको यहाँ पे हल्के में ना लें, क्योंकि ये प्लैनेट किसी ना किसी हाउस का लॉर्ड भी होगा नवमांश कुंडली में। भाई वो शुक्र बैठा है राहु के साथ, शुक्र इज द लॉर्ड ऑफ 2nd हाउस। अब आपका स्पाउस आपसे 2nd हाउस से रिलेटेड डिमांड करेगा कि भाई पैसा मुझे ला के दो। गेटिंग द पॉइंट। तो आपको हाउसेज का रोल पता होना चाहिए कि हाउसेज का रोल क्या है नवमांश के अंदर, उसे हम अभी समझेंगे। किस हाउस का वो लॉर्ड है वो भी देख के आपको रखना है। तीसरी बात, राहु इज ऑल अबाउट, यू कैन से राहु इज ऑल अबाउट इन द नवमांश कुंडली कन्फ्यूजन्स। तो राहु जिस राशि में बैठते हैं,
राहु जिस पर्टिकुलर प्लैनेट के साथ बैठते हैं, जिस हाउस में बैठते हैं, उसको लेके इन द रिलेशनशिप कई बार कन्फ्यूज़न आ सकता है और वो जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। राहु जिस हाउस के अंदर बैठ गए उसको लेके आप बहुत एक्सप्लोर करना चाहते हो। आप इसलिए एक्सप्लोर करना चाहते हो कि भाई खुली आंखों से कर्म तो दिखते नहीं है। तो कई बार पर्सन बहुत डरा डरा सा रहता है उस पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन के लिए या जिस हाउस में राहु बैठे हैं उसके लिए, कि इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा। वो अपना पूरा एफर्ट डाल देता है कि मैं इसको पूरा समझ के रहूँगा इस ऊर्जा को कि ये है क्या। लेकिन राहु खुली आंखों से कितनी किताबें पढ़ सकते हैं हम आत्मा की, तो वो केतु से ही संभव है। अब हम राहु के ऊपर चलते हैं। प्लैनेट फर्स्ट हाउस ऑफ नवमांश कुंडली के अंदर जाके बैठते हैं। वो आपके ऊपर सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस लेके आते हैं कि भाई इस पर्सन की पूरी जो यात्रा है, जर्नी है, वो मेरे ही कंट्रोल में है। मुझसे आगे या मुझसे पीछे कुछ नहीं है। मैं इस पर्सन को पूरी तरह कंट्रोल करता हूँ, ड्राइव करता हूँ। राहु इन पॉजिटिव काफ़ी अच्छे प्लैनेट हैं, क्योंकि आज के कलयुग में या इस मॉडर्न वर्ल्ड में जीवन जीने के लिए हमें राहु की ऊर्जा चाहिए। आप इस सेशन को जिस फ़ोन पे देख रहे हो, जिस कंप्यूटर के अंदर देख रहे हो, वो सब राहु को रिप्रेजेंट करता है। आप कितना अच्छा उस पूरे डिवाइस को मेंटेन कर सकते हो, आप कितना अच्छा कम्युनिकेशन कर सकते हो, आप कितना अच्छा दुनिया के साथ कनेक्ट कर सकते हो, ये सब आपको राहु ही तो दिखाता है। क्योंकि वो फर्स्ट हाउस के अंदर बैठा हुआ है, ये आपकी स्ट्रेंथ बन गई है कि भाई ठीक है, मेरे को किसी भी आप सिनेरियो के अंदर डाल दो, मैं अपना जो कंफर्ट है या अपना जो एक इकोसिस्टम होता है, अपने दोस्त मित्र सब क्रिएट कर लूँगा, मैं सर्वाइव कर जाऊँगा। राहु इन द फर्स्ट हाउस इज दिस अप्रोच। काफ़ी चार्ट्स के अंदर राहु और केतु का फर्स्ट हाउस, सेवंथ हाउस का एक्सेस पर्सन को बहुत निम्न स्तर से बहुत उच्च स्तर तक ले जाता है। अगर आप एग्जाम्पल में देखना चाहो तो किरण बेदी का चार्ट, उनके चार्ट में आप देखिएगा कहाँ से उनकी स्टार्टिंग है और कहाँ वो जाके पहुँच गए, और जीवन में बड़े बड़े स्विचेस देता है। बड़े बड़े स्विचेस का मतलब है आप एक समय कोई एक काम कर रहे हो, ऑल ऑफ अ सडन कुछ इवेंट होंगे आपके जीवन में और एकदम से नई स्ट्रीम के अंदर आप चले जाओगे, और सारी स्ट्रीम्स ऐसी होंगी जिसमें आपको फोकल पॉइंट, आप हमेशा उस फोकस के अंदर रहोगे कि हर इंसान आपको उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर फोकस में मानता है। मुझको सब कुछ पता है। दिस इज वॉट राहु इन द फर्स्ट हाउस डू, कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे सब कुछ पता है, मैं और कुछ सीखने की कोशिश नहीं करूँगा। लाइफ को एक्सप्लोर करने की इच्छा बहुत रहती है। राहु की नेगेटिव साइड क्या है, ये इल्यूजन का कारक है। कम्स टू द रिलेशनशिप, कम्स टू द मैरिज, वहाँ पे ये कोई इल्यूजन क्रिएट कर देता है समटाइम। राहु अगर फर्स्ट हाउस में हो और एफ्लिक्टेड स्थिति में हो, एफ्लिक्शन कैसे होता है मैंने अभी आपको बताया है, जोडियक साइन से कोई प्लैनेट उसके साथ बैठा हुआ हो, राहु अगर पीड़ित स्थिति में हुआ तो क्या हो जाएगा, मैरिज में दिक्कत देगा, देगा। क्योंकि राहु से जिस तरह की मैरिज आती हैं, असुर विवाह, पिशाच विवाह, जिसके अंदर बैक एंड फोर्थ सिचुएशन चलती रहती है। कल सब कुछ ठीक था, आज सब कुछ ठीक नहीं है, कल सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर परसों खराब हो जाएगा। तो इस तरह के कन्फ्यूजन राहु देता रहता है, बैक एंड फोर्थ चलाता रहता है। क्योंकि इस प्लैनेट की इच्छा क्या है कि आँख खोल के सब कुछ समझ लूँ। राहु इन द फर्स्ट हाउस नवमांश कुंडली, ऐसे लोग अध्यात्म के अंदर भी चाहते हैं कि हम लॉजिक से सब कुछ एक्सप्लोर कर लें, मैं लॉजिक से सब कुछ समझ जाऊँ, क्योंकि टेक्निकल प्लैनेट है। बट इज इट पॉसिबल? आई डोंट थिंक सो। तो राहु इन द फर्स्ट हाउस के साथ इशू क्या है इन द रिलेशनशिप और मैरिटल सर्कमस्टांसेस? आई थिंक ये इशू है कि आपका पार्टनर आपसे बहुत कुछ डिमांड कर सकता है, डिमांडिंग अ लॉट, एंड बैक एंड फोर्थ सिचुएशन का चलते रहना। तीसरी दिक्कत यहाँ क्या आ सकती है, आपके स्पाउस के आपके लुक्स को राहु जो है वो इन्फ्लुएंस करेगा। जब लुक्स को इन्फ्लुएंस करेगा तो फेस के ऊपर, हेड के ऊपर, सिर पे, फेस पे कोई अपना मार्क छोड़ने की कोशिश करेगा। कई लोग होते हैं शुरुआत में सब कुछ ठीक था, बट कोई एक्सीडेंट हुआ, कहीं से गिर गए, दांतों में दिक्कत आ गई, गैप आ गया, या फिर कोई मार्क हो गया, मार्क या निशान हो गए चेहरे पे। ये सब राहु कर सकता है, क्योंकि ये इन्फेक्शन का भी कारक है, राहु इन द फर्स्ट हाउस। तो ये भी मैरिज में एक नेगेटिव पॉइंट के रूप में आ जाता है। ओवरऑल अगर इस फर्स्ट हाउस के लॉर्ड की स्थिति ठीक है, केंद्रास के अंदर है या त्रिकोण के अंदर बैठा हुआ है, तो मैरिज अर्ली हम कह सकते हैं। अदरवाइज ये बैक एंड फोर्थ सिचुएशन का चलते रहना, इल्यूजन, कन्फ्यूजन का रिलेशनशिप मैरिज लाइफ में बने रहना, हमें एक उस एज पे लाके खड़ा कर देता है जिसमें हम केवल और केवल इवेंट्स को लॉजिक के अनुसार एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि मेरे साथ उस समय ये हुआ था, लाइक व्हाई इट हैपेंड, उस समय ये हुआ, क्यों हुआ भाई मेरे साथ। और ये करते करते हम अपने आप को और कंफ्यूज कर लेते हैं। तो यू सी द राहु इज नॉट गेटिंग थिंग्स फ्रॉम नवमांशा, इट इज एक्चुअली फाइटिंग विद द नवांशा। ये नवमांश के साथ फाइट कर रहा है। हाँ, आप इसकी पॉजिटिव साइड का यूज़ कर सकते हो, फॉरेन ट्रैवल करा सकता है, डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर विजिट करा सकता है, आपको ये डिफरेंट डायलेक्ट सिखा सकता है, लैंग्वेजेस के ऊपर पकड़ दे सकता है, इंटरनेट कम्युनिकेशन का मास्टर बना सकता है। अपनी सोसाइटी के अंदर आप हमेशा फोकल पॉइंट पर रहोगे कि भाई मेरे ऊपर फोकस बना रहता है। लेकिन कुछ इसके साथ खामियां भी है। सेम किरण बेदी चार्ट, नेवर मैरिड, और अपने रिलेशनशिप के बारे में बहुत पब्लिक इन्फॉर्मेशन भी ना प्रोवाइड करना। यू सी द पॉइंट, दिस हैपन्स विद दिस टाइप ऑफ अलाइनमेंट। If it is in the second house,
सेकंड हाउस इज व्हाट? सेकंड हाउस इज अबाउट योर सस्टेनमेंट। आप सस्टेन कैसे करते हो? आपको आपकी फैमिली से सपोर्ट चाहिए, आपको भाई पैसा भी चाहिए, खाने पीने को भी इंडिकेट करता है सेकंड हाउस, और आपके मित्र मंडली, आपके फ्रेंड सर्कल को, आपकी कम्युनिटी को इंडिकेट करता है। जब राहु इन द सेकंड हाउस होगा, पॉजिटिव रूप से वर्क करेगा तो एक्सपेंशन दे देगा। आपकी फैमिली के सपोर्ट था, 10 लोगों से आता था, आज आपने ऐसा कम्युनिकेशन करा, आपने ऐसी बातचीतें करी दुनिया के साथ, इतने आप सोशल ग्रुप्स के ऊपर ऑनलाइन रहे, या आपने कोई सोशल मीडिया का हैंडल ही एक्टिवेट कर लिया, और आज आपको जो है वो अच्छे खासे दूसरे देशों में दूसरी कम्युनिटीज़ भी आज आपको जानती हैं, तो अच्छा खासा सपोर्ट सिस्टम आपका बना दिया है। बट मैरिटल लाइफ के अंदर सेकंड हाउस सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये राहु दारा कारक होकर आपके सेकंड हाउस में बैठ गया तो कॉज ऑफ ए फेल्ड रिलेशनशिप आप मैरिज में नहीं जा पाओगे। कॉज ऑफ अ फेल्ड रिलेशनशिप, कोई पहले फेल्ड कोई रिलेशन रहा होगा जिसकी वजह से मैरिज में जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर राहु दारा कारक होकर सेकंड हाउस में बैठ जाए। दूसरी बात, ये मैरिज की सस्टेनेबिलिटी को दिखाता है और सेकंड मैरिज को रिप्रेजेंट करता है दिस पर्टिकुलर हाउस। तो यहाँ पर दिक्कत क्या आ सकती है? यहाँ पर ये दिक्कत आ सकती है कि भाई सब कुछ एट अ पॉइंट ठीक था, लेकिन क्योंकि कुछ इल्यूजन हुआ, कुछ कन्फ्यूजन हुआ, मिसकम्युनिकेशन रहा, राहु की वजह से ये सब कुछ होता है। या फिर किसी को अनडायग्नोज हेल्थ इश्यूज आ गए और उनकी वजह से मैरिज की जो सस्टेनेबिलिटी है वो अंडर द प्रेशर आ गई, क्योंकि राहु वो नहीं है जो कि डंका बजा के जीवन में आता है। जैसे शनि है, वो डंका बजा के चलते हैं कि भाई मैं आ रहा हूँ। शनि 7.5 का पहले ही पता लग जाता है कि भाई ये आ रहे हैं, कुछ ना कुछ नेगेटिव कर सकते हैं। बट कम्स टू राहु, राहु पॉजिटिव दिखा के भी कुछ नेगेटिव कर सकता है। जैसे आपको सब कुछ अच्छा दिखा रहा है, सब जवाब दिखा रहा है कि भाई सब कुछ शानदार है, बट ऑल ऑफ अ सडन ओवरनाइट कोई ऐसा चेंज देगा जिससे कि चीज़ें एकदम से परिवर्तित हो जाए। कैसे परिवर्तित हो सकती हैं? कोई नया आपको सोशल मीडिया चैट आपको मिल गई, आपके स्पाउस को मिल गई, मतलब कुछ भी अगर नेगेटिव होगा इन द मैरिज या मैरिज सस्टेनेबिलिटी को अगर समझना है तो राहु इन द सेकंड हाउस से समझो कि भाई यहाँ पर मुझे केवल और केवल राहु के ऊपर फोकस करना है। अगर ऑल ऑफ अ सडन मुझे कोई नई चीज़ पता लगती है तो मुझे जल्दी से जल्दी रिएक्ट नहीं करना है, मुझे मेरे रिएक्शन को कंट्रोल कर लेना है। और उस समय के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप अपनी एनर्जी को कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं? सेकंड हाउस, धन का प्रथम त्रिकोण, अर्थ का प्रथम त्रिकोण। आपके ऊपर ये टैलेंट है राहु का, जन्मजात आपके ऊपर टैलेंट है कि आप अर्थ काफ़ी अच्छा जमा सकते हो, बना सकते हो, धन आप काफ़ी अच्छा जमा और बना सकते हो। तो आपको फोकस कहाँ करना चाहिए? धन बनाने पे करना चाहिए कि ठीक है साहब, मेरे लिए ये शायद एक अच्छी चीज़ है, और ये आपके ऊपर जन्मजात फोकस है, जन्मजात टैलेंट है आपका। जितना आप राहु के साथ कनेक्ट करोगे, डिफरेंट लैंग्वेजेस को सीखना, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना, या फिर डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में समझना, मॉडर्न सिस्टम से जुड़ना, उतना आप ग्रो कर सकते हो। प्राइवेट कल्चर, कॉर्पोरेट कल्चर से कनेक्ट करना, उतना आप ग्रो कर सकते हो। तो आपको बाईपास करके ये एनर्जी वहाँ ले जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये राहु ओवर सेंसिटिव है कम्स टू द मैरिड लाइफ। और इसका बेस्ट उपाय है माँ दुर्गा की पूजा करना। राहु इन द थर्ड हाउस ऑफ द नवमांश कुंडली। थर्ड हाउस इज व्हाट? थर्ड हाउस इज मोर अबाउट योर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कैसे आप करते हैं, आपकी आत्मा क्या रोल प्ले करती है कम्युनिकेशन के अंदर, और वहाँ पर प्लैनेट राहु की पोजीशन है। आप क्या कह सकते हैं राहु के बारे में इन द थर्ड हाउस? वेल आई कैन से कि ये पर्टिकुलर अलाइनमेंट जो है वो काफ़ी अच्छी हो सकती है अगर इसको सिस्टमेटिक तरीके से, एक तरीके से इसको चैनलाइज करा जाए तो। और वो तरीका ये है कि आपके अंदर बहुत कुछ करने की एनर्जी है। राहु इन द थर्ड हाउस इज द पराक्रम भावा। इवन इन द लगन कुंडली इट इज़ द पराक्रम भावा। तो यहाँ पर आपका पराक्रम बहुत ज़्यादा है, आप अपनी तरफ से जो चाहें वो कर सकते हैं। आपके अंदर वो ऊर्जा जो है वो दिखाई देती है कि भाई मैं इतना एफर्ट दे सकता हूँ जो और पर्सन शायद ना दे पाए। ये पावर है राहु इन द थर्ड हाउस की, एफर्ट देने की पावर, ऊर्जा इन्वेस्ट करने की पावर, ये पावर कि मैं जो चाहूँ अपनी तरफ से कर सकता हूँ, ये राहु इन द थर्ड हाउस से आता है। आफ्टर मैरिज काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस रह सकते हैं आपके जीवन में, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर हाउस है थर्ड हाउस आपके स्पाउस के लिए उसका भाग्य है। तो मुझे लगता है कि ये राहु ओवरनाइट शिफ्ट देगा इन द स्पाउस का भाग्य। आपके स्पाउस का भाग्य एकदम से मैरिज के बाद चेंज हो सकता है, एकदम से बदल सकता है कि पहले इनके पास कुछ नहीं था, आज इनके पास बहुत कुछ है। तो ये आपके राहु का प्रभाव है कि आप ऑल ऑफ अ सडन किसी भी पर्सन का जो आपके साथ कनेक्ट करेगा उसके जीवन को, उसके भाग्य को, उसकी जर्नी को, उसके पूरे जीवन को, उसके स्फेयर को चेंज करके रख सकते हो। और आपसे कोई भी पर्सन तब जरूर जुड़ेगा जब या तो उसका भाग्य बिल्कुल डाउन टाउन पे है कि साहब बिल्कुल ही कमजोर स्थिति में है, या फिर उसका भाग्य बहुत अप टाउन पे चल रहा है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उस पर्सन के जीवन के अंदर चल रहा है, तब आप जाके उस पर्सन के साथ कनेक्ट कर सकते हो। ओवरऑल थर्ड हाउस का राहु आपके भाग्य के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है अगर आप संयम से पार्टनरशिप करना सीख लें। यही थर्ड हाउस की अप्रोच है। एक अप्रोच है गैंगस्टर बन के भाई दुनिया को डरा धमका के चलाना, दैट इज पराक्रम, बट इट नॉट गोइंग टू वर्क आउट।
वो वर्कआउट नहीं करेगा। क्या वर्कआउट कर सकता है? बेस्ट टू बेस्ट ये है कि आप डिप्लोमेसी से चीज़ों के अंदर काम लें, वही यहाँ पर एक अच्छी अप्रोच बन के निकलेगी। और ये स्पाउस का भाग्य है, ये स्पाउस के फादर हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है आपके स्पाउस के साथ भी कुछ ऐसा होगा, या तो उनके ग्रैंडफादर से फादर से उनको बहुत सपोर्ट नहीं मिला है, या फिर कम्स टू ग्रैंडफादर फादर कोई उनको क्रोनिक हेल्थ इशू रहा है, या फिर वो कहीं दूर जगह पे पहले रहते थे और वहाँ से उन्होंने शिफ्ट लेके किसी और सिटी में और कंट्री में अपना जो है वो नया बसेरा करा है। दैट इज़ पॉसिबल, क्योंकि यहाँ कुछ पॉल्यूशन दिखाई देता है। फैमिली ऑफ द स्पाउस में कुछ पॉल्यूशन है, कोई संबंध बिगड़ा हो, संबंध ना चल रहा हो, संबंध में कोई दिक्कत आ रही हो, इस तरह की कुछ बातें राहु इन द 3rd हाउस इंडिकेट कर सकता है। इफ वी टॉक अबाउट राहु इन द 4th हाउस के राहु, ये गाइज ये पर्टिकुलर हाउस जो है आपके स्पाउस के प्रोफेशन का भाव है। जब राहु यहाँ पर आके बैठेंगे तो राहु जैसा प्रोफेशन वो बनाना चाहेंगे। कैसा प्रोफेशन हो सकता है? उसके अंदर एक्सपेंशन करने की इच्छा हो सकती है। पहले तो ये इंपॉर्टेंट बात हो सकती है कि भाई मैं जॉब करूँगा या करूँगी, ये एक कॉल आ सकती है स्पाउस की तरफ से। सेकंड बात, ये एनर्जी इंडिकेट करती है आईटी को, कम्युनिकेशन सेक्टर को, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को, या मॉडर्न सेक्टर को, कॉर्पोरेट कल्चर को, उनसे कनेक्ट करने की इच्छा यहाँ पर पर्सन की आ सकती है। ज़ोडिएक साइन बहुत कुछ शेप करेगा। अगर मान लो लियो है किसी का, तो वो हो सकता है कि वो पावर प्राप्त करना चाहता हो, उसकी बेसिक इच्छा हो कि अपने सारी बुद्धि का यूज़ करके मुझे केवल और केवल पावर को प्राप्त करना है। सो वी विल एक्सप्लोर द ज़ोडिएक साइन वर्जन 2 इन द अपकमिंग सेशन। सो इफ फॉर दैट जस्ट बी कनेक्टेड। तो राहु सबसे ज़्यादा क्या इन्फ्लुएंस कर रहा है? ये स्पाउस के प्रोफेशन को सबसे अधिक इन्फ्लुएंस कर रहा है, फादर को इन्फ्लुएंस कर रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर फादर की पर्सनालिटी जो है स्पाउस की तरफ से, उस पर राहु का टच आपको विजिबल दिखाई देगा। विजिबल का मतलब है या तो उनका बोलना इस तरह का है कि और लोगों को बोतल में उतार लेता है, दैट इज़ द टर्म फॉर राहु। मतलब वो डिप्लोमेटिक, जो सबसे ज़्यादा डिप्लोमेटिक हो सकता है वो है राहु। एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा तफ्तीश करना चाहते हैं, हर छोटी छोटी बात आपकी पता करना चाहते हैं, दैट पॉसिबल, ये भी हो सकता है। और द थर्ड, अगर ये राहु नेगेटिव वर्कआउट कर रहा है तो कहीं ना कहीं स्पाउस को, आपके स्पाउस को उनके फादर के साथ वो पॉजिटिव टच नहीं देखने को मिलेगा, ये हो सकता है। आपके लिए क्या है? आपके लिए ये आपका परिवार है। आपके परिवार पे, आपके घर पे, आपके सुख पे राहु का पूर्ण प्रभाव आ रहा है। तो हो सकता है आपके घर को ऐसा बना दे जो राहु ओरिएंटेड घर है, कि हाउस अरेस्ट कर देता है। कई बार लोगों का मन होता है राहु इन द 4th हाउस कि भाई बाहर नहीं जाना है, दैट दे फील। कई बार ऐसा लगता है कि यार एक बड़े से घर में रहते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि हम हमारी दुनिया के अंदर ठीक हैं, आई एम कंटेंट, आई एम सेल्फ कंटेंट, मैं जहाँ हूँ मैं वहाँ ठीक हूँ। और मैरिटल लाइफ को लेके ये काफ़ी इल्यूजन क्रिएट करता है। तो राहु इन द 4th हाउस, आई थिंक अगर कोई चीज़ आपको पहले ही डिसाइड कर लेनी चाहिए तो वो है द वे योर पार्टनर इज डूइंग हिज प्रोफेशन। ठीक है, वहीं से लेके कोई समस्या इन टुडे और नियर फ्यूचर देखने को मिल सकती है। If we talk about Rahu in the 5th house, now 5th house is what? I told you 5th house is also about talent. और ये कैसा टैलेंट है? धर्म टैलेंट है। इसका अर्थ है कि मेरी आत्मा के अंदर ये चीज़ प्रेजेंट थी। कैसे प्रेजेंट थी? आपकी आत्मा के अंदर कहीं ना कहीं राहु जो है वो पहले से प्रेजेंट रहा है, एज अ टैलेंट प्रेजेंट रहा है। लेकिन ये वो नहीं है जो कि हमें बचपन से प्राप्त हो गया। इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, हमें एफर्ट देने पड़ते हैं, हमें ऊर्जा इन्वेस्ट करनी पड़ती है। बट अगर हम इस ऊर्जा को इन्वेस्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा एक अच्छा राहु। और जब एक अच्छा राहु 5th हाउस को वर्कआउट कराता है तो पितृदोष से हम मुक्त हो जाते हैं। कई बार होता है राहु इन द 5th हाउस और चार्ट के अंदर दिक्कत ये आ रही है कि भाई हमारी पीछे की जो 2-3 जनरेशन है उसमें कुछ ना कुछ ऐसा रहा है जो कि अनएक्सप्लेनेबल है, कि पहले कोई पर्सन था 2-3 जनरेशन पहले, मीन्स फादर, ग्रैंडफादर, इनमें उनका कोई भाई या फिर कोई सिबलिंग या फिर कोई जानकार या कुछ उनके जीवन में ऐसा हुआ जो कि अनएक्सप्लेनेबल है, जिसको आप कुछ भी कर लो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मैंने आपको शुरू में ही बताया था राहु क्या करता है। राहु पूरी आंखों को इन्वेस्ट कर देता है कि सब कुछ को एक्सप्लेन कर दूंगा। ये इशू है राहु के साथ। दिस इज द इशू इन द 5th हाउस। एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। फादर उनके लाइफ के इवेंट ऐसे हो सकते हैं जिन्हें एक्सप्लेन ना किया जा सके। फैमिली में पहले कोई पर्सन था, वो छोड़ के चला गया, कोई ऐसी आत्मा का प्रभाव है या नहीं है, ऐसी बातें यहाँ पर 5th हाउस में आ सकती हैं। जब आप राहु को विद द एफर्ट दोगे, एनर्जी इन्वेस्ट करोगे। कई लोग होते हैं घर में चार्ट लगा लेते हैं, शेयर के चार्ट लगा देते हैं, शेयर मार्केट के कैंडल चार्ट्स आते हैं, उनको लगा लेते हैं और देखने की कोशिश करते हैं, समझते हैं चीज़ों को, और धीरे धीरे वो राहु को पॉजिटिव बना लेता है। जब राहु पॉजिटिव होता है तो वो स्पेकुलेशन में, शेयर स्टॉक मार्केट में बहुत ग्रोथ कर सकता है, बहुत ग्रोथ दे सकता है, ऑल ऑफ अ सडन बिग इवेंट दे सकता है इन योर यू से फैमिली लाइनेज, परिवार की लाइनेज में इंपॉर्टेंट इवेंट
रियल इवेंट ये प्रोवाइड कर सकता है। और स्पाउस के लिए ये जो राहु है इन द 5th हाउस, ये मैटर करता है। पता है ये क्या बताता है आपके स्पाउस को? उसके धन को, उसके सोशल मीडिया को, उसके फ्रेंड सर्कल को बताता है। तो यहाँ पर राहु कॉज इट इज़ इन द 5th हाउस ऑफ योर नवमांश कुंडली, आपके स्पाउस का सोशल मीडिया जो है वो अनकन्वेंशनल सा दिखाई देगा, या तो बिल्कुल ही प्रेजेंट नहीं है, और अगर प्रेजेंट है तो थोड़ा अनकन्वेंशनल तरीके से, मतलब नॉट शेयरिंग द फैमिली लाइफ ओनली, possibly having more followers, possibly having doing something on Insta, possibly doing something on YouTube, social media, FB. So वो इन्फ्लुएंस यहाँ पर आता है। फ्रेंड सर्कल भी अनकन्वेंशनल सा होगा, जैसे सामान्य लोगों के दोस्त होते हैं, नहीं यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर कुछ अनकन्वेंशनल है। या तो फ्रेंड सर्कल ऐसा है जिसमें समस्या चलती रहती है, या फ्रेंड सर्कल ऐसा है जिसके अंदर कुछ ना कुछ न्यू जो है वो हमेशा होता रहता है, और उसको आप एक्सप्लेन करने की या समझने की कोशिश जीवन पर्यंत करोगे। दिस हैपन्स विद राहु इन द 5th हाउस। बट अगर यहाँ पर कोई पर्सन माँ काली की, माँ दुर्गा की पूजा करे, और मैं कहता हूँ माँ दुर्गा की या लॉर्ड हनुमान जी की अगर आप पूजा करते हैं, डिपेंड ऑन द जोडियक साइन, जोडियक पे भी डिपेंड करता है, दैट विल कवर इन द नेक्स्ट सेशन पॉसिबली। सो अगर आप ये करोगे तो आपको राहु जो है उसकी पॉजिटिव ऊर्जा प्राप्त होने लगेगी। आफ्टर मैरिज हो सकता है आपके स्पाउस का भाग्य, उसका जो धन है, उसका रिजर्व है, वो काफ़ी ग्रो कर जाए, एकदम से धन आगमन हो जाए, धन प्राप्ति हो जाए, या इच्छा पूर्ण हो जाए। हो सकता है कि आपके स्पाउस की जस्ट आफ्टर मैरिज कोई इच्छा पूर्ण हो सकती है, इच्छा पूर्ति हो सकती है। तो अगर नेगेटिव में कहोगे तो यहाँ पर एक से अधिक संबंध दिखाई देते हैं स्पाउस के, मतलब पहले रहे हों, और पॉजिटिव में कहोगे तो उसकी कोई इच्छा पूर्ण होगी जस्ट आफ्टर मैरिज, या फिर वो खत्म हो जाएगी हमेशा के लिए कि साहब मेरी कोई इच्छा हुआ करती थी बट अब वो खत्म हो गई है, या फिर वो इच्छा पूर्ण हो गई है। बोथ पॉसिबल व्हेन राहु इज इन द 5th हाउस। दैट्स व्हाई आई सेड कि भाई यहाँ पर पूजा अर्चना करने से बहुत कुछ बदल सकता है, अच्छा हो सकता है। अगर राहु 6th हाउस के अंदर हो तो वेल 6th हाउस इज व्हाट? 6th हाउस इज अ टाइप ऑफ बंधन। आपने बार बार सुना होगा प्रारब्ध प्रारब्ध प्रारब्ध, प्रारब्ध काटना है तो मंत्र चैंट करो। नाउ व्हाट इज प्रारब्ध एंड फ्रॉम वेयर इट कम्स? इट कम्स फ्रॉम द 6th हाउस। नाउ 6th हाउस इंडिकेट कि आत्मा को क्या वो ऊर्जा है जो कि बांध सकती है। भाई नवमांश कुंडली इज ऑल अबाउट आत्मा। 6th हाउस इंडिकेट क्या है जो उसे बांध देगा? राहु उसे बांध देगा। 6th हाउस में बैठा हुआ है राहु। क्या है? माया है। माया है, कन्फ्यूज़न है, इल्यूज़न है, अनडायग्नोज हेल्थ इश्यूज़ हैं, परिवार में आते हुए तनाव हैं, या फिर बिजनेस में मिले हुए धोखे हैं, चीटिंग्स हैं। ये सब आपके ग्रोथ को, आपकी आत्मा को, उसको बांधने की कोशिश करेंगे, स्टॉप कर देंगे, आपकी ग्रोथ रोक देंगे। दिस हैपन्स विद राहु इन द 6th हाउस। ना अबाउट द स्पाउस विल से, स्पाउस के बारे में क्या है, या मैरिज के बाद क्या होगा? आफ्टर द मैरिज किसी तरह का बड़ा सॉल्यूशन यहाँ प्राप्त हो सकता है टू योर स्पाउस। हो सकता है स्पाउस के जीवन में भी कुछ ऐसे इवेंट रह रहे हों, उनका भी परिवार परेशान हो या कुछ ऐसी दिक्कत हो, लेकिन जैसे ही मैरिज होती है उनको राहु की वजह से शांति प्राप्त होती है। उनके कई इल्यूजन, कई कन्फ्यूजन खत्म हो जाते हैं, उनको बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। बट आपके लिए ये चीज़ बंधन देने वाली हो सकती है। सो इफ़ इट इज़ अबाउट हुज गेन हुज लॉस, सो आई विल से कि आपका कुछ लॉस हो सकता है। आप ज़्यादा अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर आता हुआ पाओगे कि यार मेरे पास पहले मैं फ्री था, या मेरे पास 2 काम थे, आज मेरे पास 4 काम है। और स्पाउस यहाँ फ्रीडम को एंजॉय करता हुआ दिखाई देता है। सो दिस इज द थिंग विद द राहु। कन्फ्यूजन, इल्यूजन मैरिज के लिए बड़े डिस्टर्बिंग रहेंगे। ऑल ऑफ अ सडन रिएक्ट कर देना, कोई नई इन्फॉर्मेशन पता लगी और एकदम से रिएक्ट कर देना कि साहब मैं हूँ बस 30 मार का, मैं जल्दी से रिएक्ट कर देता हूँ। नो, दैट विल नॉट हेल्प यू। वो यहाँ हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि 6th हाउस की अप्रोच इस तरह की है। वैसे राहु का 6th हाउस में होना भी एक तरह का डीले लाता है, बट लगन कुंडली और उसका स्वामी मैटर ज़्यादा करता है। वो केंद्र में है, त्रिकोण में है तो ठीक है, अदरवाइज राहु इन द 6th हाउस। कई बार इल्यूजन की वजह से, कई देखा होंगे आपने, मंगनी टूटना, सगाई टूटना, उनमें ये पोजीशन कई बार रोल प्ले कर जाती है। और वो भी अगर भुआ इन्वॉल्व हो या चाचा चाची इन्वॉल्व हो तो डेफिनेटली, क्योंकि इसको एक तरह से तांत्रिक अप्रोच कहते हैं राहु इन द 6th हाउस को, क्योंकि ये बंधनों का प्लैनेट है और बंधनों के हाउस में तो एक्सट्रीम के बंधन लगाता है। अगर हम 7th हाउस की बात करें, सो द सेम पोजीशन, राहु इन द 7th हाउस इज व्हाट? केतु इन द लग्न। What you'll say about the spouse? You'll say कि भाई स्पाउस का पर्सनालिटी राहु डोमिनेटेड है। राहु डोमिनेटेड मीन्स डिमांडिंग पर्सनालिटी। भाई मेरी ये डिमांड है, पहले इनको कंप्लीट करो। उसके अंदर से वो डिमांड निकल के आती है, मुझे ये चाहिए, ये प्राप्त करना है। दिस हैपन्स विद राहु इन द 7th हाउस। स्पाउस के टुवर्ड ये है, क्योंकि 7th हाउस इज द बेसिक हाउस ऑफ राहु। नाउ आप ये नहीं कह सकते कि हमेशा नेगेटिव रहेगा। As I said, in modern world we need Rahu to sustain,
टू लिव दिस लाइफ, टू एक्सप्लोर। तो कई बार मैरिज एक तरह से आपकी बेसिक डिज़ायर है, बहुत बड़ी डिज़ायर दिखाई देती है मैरिज, क्योंकि आपको वो जीवन जीने के लिए चाहिए। आपने जीवन जीने की शक्ति जिस ग्रह के पास है, जो एक्सप्लोर करना चाहता है, उसी को अपने सप्तम भाव में बैठा दिया। आपने स्वयं से ये वादा करा है, अपनी आत्मा से ये वादा करा है, लाइफ आफ्टर लाइफ, कि हम जो है वो मैरिज को एक्सप्लोर करेंगे। तो एक तरह से मैरिज की तरफ वो एटीट्यूड तो दिखाई देता है कि उसमें जाना है, लेकिन अध्यात्म में आते ही, स्पिरिचुअलिटी में आते ही वो धीरे 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 डिक्लाइन करेगा। आपको खुद को पता नहीं लगेगा यार ऑल ऑफ अ सडन ये चेंज कैसा आया। कई लोगों के लिए बढ़ भी सकता है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल, if you are on the right track, then it's going to decrease and decrease. A stable point पे आ जाओगे, where you are not jumping on relations, where you are doing the mindful calculations, like what will happen if I just jump into this thing, this mess, that you want to think. About a spouse, what you can say about a spouse, राहु का influence है spouse पे positively, foreign countries, different culture, different caste, community change होना, डिफरेंट कम्युनिटीज़ में रिलेशनशिप के इंटरेस्ट आना, डिफरेंट कनेक्शन मतलब डिफरेंट लोगों के साथ कनेक्ट होना, ये सब राहु की वजह से ही तो दिखाई देता है। दिस ऑल कम्स फ्रॉम प्लैनेट राहु ओनली, यू सी। तो राहु इन द 7th हाउस ऑफ द नवमांश कुंडली ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, हरकतें कर सकते हैं। और अगर कोई मुझसे कहे कि भाई मैरिज होते ही सबसे बड़ा चेंज क्या हो सकता है मेरे जीवन में, सो आई डेफिनेटली विल से दैट मैरिज इज समथिंग दैट गोइंग टू चेंज अप द ड्रेस ऑफ योर भाग्य। आपके भाग्य में बहुत बड़ा चेंज यहाँ मैरिज लेके आएगी। जैसे 5th हाउस का राहु हमको सिबलिंग्स में एल्डेस्ट यंगेस्ट कोई पर्सन दिला सकता है, 7th हाउस का राहु इसकी वजह से ओवरनाइट चेंजेस होते हैं भाग्य में, आपके धन में, आपकी रिजर्व मनी में, आपकी डिज़ायर में कि साहब मेरी एक यही डिज़ायर थी और ये कंप्लीट हो गई, पूर्ण हो गई। धन में बड़े चेंजेस आते हैं, फाइनेंसेस में बड़े चेंजेस आते हैं, आपकी पब्लिक इमेज में बहुत चेंजेस आएंगे और आपको ये फियर रहेगा कि मेरी इमेज खराब ना हो जाए। दैट टाइप ऑफ फियर ऑल्सो कम्स व्हेन राहु इज इन द 7th house of your birth chart. So these things, these things comes from Rahu in the 7th house. Depend on the zodiac sign as well. ये zodiac कौन सा है, that we're going to cover in the next one. और राहु in the 7th house, I'll say मैरिज के लिए सेंसिटिव तो है और ये कई बार अर्ली रिलेशंस बट लेट मैरिज दे देता है। अर्ली रिलेशंस रह सकते हैं कि भाई रिलेशनशिप्स तो थे बट वो इल्यूजन कन्फ्यूजन की वजह से या सामने वाला पर्सन जो है वो थोड़ा सा ओवर डिमांडिंग पर्सनालिटी दिखाई दिया, इस वजह से चीज़ें नहीं बनी। इफ राहु इज इन द अष्टम भावा, व्हाट अष्टम भावा इज फॉर यू? अष्टम भावा इज ऑल अबाउट द डेप्थ, गहराइयाँ। अष्टम भाव में मिस्ट्रीज हैं। राहु सिटिंग इन अष्टम भावा मेक्स वन अ वेरी रिफाइंड तांत्रिक। कोई बहुत अच्छा तांत्रिक होगा ना, उसके राहु का इन्फ्लुएंस अष्टम पे, दशम पे या 3rd हाउस ऑफ नवमांश कुंडली आएगा, जो अच्छा खासा मंत्र चैंट कर सके और मंत्र चैंट भी ना कहें तो जो ऊर्जाओं को समझ सके कि ऊर्जाएं किधर से आ रही हैं, किधर जा रही हैं, कैसे इनका यूज किया जा सकता है। केतु भी एनर्जीज को समझता है बट केतु उनको यूटिलाइज नहीं करता, राहु उनको यूटिलाइज करता है। दैट्स व्हाई इट मेक्स यू तांत्रिक। तांत्रिक इज समवन हु इज यूटिलाइजिंग थिंग्स फॉर हिज बेनिफिट, पॉसिबली एस्ट्रोलॉजर, पॉसिबली अ टैरो रीडर, पॉसिबली यू से कोई न्यूमरोलॉजी करने वाला। ये सारी चीज़ें यहाँ से आती हैं। मिस्ट्रीज को समझने वाला इंसान बन सकता है, उसकी आत्मा की डेप्थ ऐसी है। बट यहाँ अगर हम स्पाउस को समझेंगे तो ये स्पाउस की फैमिली को इंडिकेट करता है। ये स्पाउस की फैमिली पर राहु का प्रेजेंस। अब आप सोच सकते हैं क्या माइंड सेट हो सकता है? मॉडर्न माइंड सेट हो सकता है। लाइक इफ पूरी इंडिया की बात करें तो कम्स फ्रॉम दिल्ली, कम्स फ्रॉम बेंगलुरु, मतलब मॉडर्न सिटीज़ में हो सकते हैं। ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके ऊपर मॉडर्न थिंकिंग का या मॉडर्न ऊर्जाओं का बहुत इन्फ्लुएंस है। और अगर किसी विलेज से भी आते हैं तो उस विलेज में सबसे ज़्यादा मॉडर्न घर उनका ही दिखाई देगा, नए नए इक्विपमेंट्स दिखाई देंगे, नई नई टेक्नोलॉजी वहाँ दिखाई देगी। आपको लगेगा यार कहाँ आ गया मैं। ये है स्पाउस का आप कह सकते हो परिवार। और आप इसके बारे में क्या कह सकते हैं, ये पर्टिकुलर हाउस भी मैरिज सस्टेनेबिलिटी में रोल तो प्ले करता है, क्योंकि अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव आपके भाग्य की हानि है, भाग्य का लॉस है, और ये केवल और केवल आपका अष्टम भाव और राहु कर सकता है। तो अगर आप और आपके इन लॉज के बीच में कोई भी कंफ्यूजन, थर्ड पर्सन या कोई भी इल्यूजन आ गया तो आप ये समझिएगा कि आपके भाग्य का इससे ज़्यादा लॉस कोई और नहीं कर सकता। तो होता है ना कई बार रिएक्ट कर देना ऑल ऑफ अ सडन, यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं है। ऑल ऑफ अ सडन रिएक्ट करोगे समस्याओं के अंदर आ जाओगे। राहु आपसे करवाएगा ऑल ऑफ अ सडन रिएक्ट। जैसे ही आप करोगे वो अपने आप को एक्टिवेट करेगा, और जैसे ही वो अपने आप को एक्टिवेट करेगा कहीं ना कहीं वो कोशिश करेगा कि इस पर्सन के भाग्य को हानि करी जाए।
तो यहाँ ओवरनाइट सफलता या ओवरनाइट लॉस राहु की वजह से संभव है, और जो भी लॉस होंगे उनमें राहु मूल प्लैनेट है। जैसे कि अनडायग्नोज हेल्थ इश्यूज हैं साहब किसी को, जैसे कि आपका ये इल्यूजन बना रहता है घर में, घर के आसपास कोई खाली प्लॉट आपको दिख गया, स्पाउस के घर के आसपास कोई खाली प्लॉट आपको दिख गया, तो इन चीज़ों से थोड़ा बचना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। जितना स्पाउस के घर के आसपास स्पिरिचुअल प्लेसेस या एजुकेशन इंस्टीट्यूट होंगे उतना बेटर है, बट शायद वो ना हो पाए। वहाँ पर आपको देखने को मिले कोई खाली प्लॉट, वहाँ पर आपको देखने को मिले कोई मशीनरी, कोई मॉडर्न प्लांट, ये सब होना थोड़ा सा सेंसिटिव चीज़ों को दिखाता है। या बाजार के बीच में घर होना थोड़ा चीज़ों को सेंसिटिव बना सकता है। अगर हम 9th हाउस की बात करें, राहु इज इन 9th हाउस ऑफ द नवमांश कुंडली। नाउ यू सी नवमांश की 9th हाउस पूर्ण रूप से आपके भाग्य को दिखाता है। यहाँ पर बैठा हुआ राहु सीधे गुरु को चैलेंज करेगा। इसका अर्थ है कि राहु आपके लिए पॉजिटिव हो सकता था या हो सकता है विद द हेल्प ऑफ जुपिटर ओनली, विद द हेल्प ऑफ योर टीचर ओनली। गुरु के विरुद्ध में कहा गया एक भी शब्द आपके राहु को डिस्पोज कर सकता है, वो फिर आपके ऊपर नेगेटिव ही प्रभाव लाएगा। वो कहेगा कि आपने मेरे से अब दुश्मनी मोल ले ली है, क्योंकि 9th हाउस के बारे में कहा जाता है कि 9th हाउस में जो भी प्लैनेट होता है ये गुरु की कृपा से चैनलाइज होता है। और ये है भी कि आपकी आत्मा के अंदर वो इतना गहरा स्टोर्ड है कि आपको वो गुरु से शक्तिपात लेना पड़ेगा, तब जाके ये कहीं ना कहीं अपने आप को एक्टिवेट करेगा। सो व्हाट वी कैन से अबाउट 9th हाउस राहु इज कि जुपिटर गुरु के साथ अच्छे संबंध रखने चाहिए। भाग्य में सबसे ज़्यादा राहु ही बूस्ट ला सकता है। आपके सामने कोई प्रपोजल आता है, आपका दोस्त कहता है कि यार हम कोई नया बिजनेस करेंगे। नया बिजनेस मीन्स पूरे मार्केट में दुकानें हैं किताबों की और आपने दुकान डाल ली लाइब्रेरी की, आपने दुकान डाल ली ऑनलाइन एजुकेशन की, ऑनलाइन टीचिंग कराएंगे साहब हम। तो अब आप वहाँ पे राहु हो, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा मॉडर्न हो, आपकी थिंकिंग सबसे मॉडर्न है, तो ये सारी चीज़ें आपके भाग्य को ग्रोथ दे सकती हैं। अबाउट स्पाउस क्या कह सकते हैं कि स्पाउस जो है वो फिकल माइंडेड, या आप कहिए सिंपल टर्म्स में कि वो थोड़ा एग्रेसिव या फिर अपने पराक्रम को दिखाने वाला होगा। मतलब अपना पराक्रम वो दिखाएगा, ज़्यादा काम करने वाला हो सकता है, जल्दी जल्दी काम करने वाला हो सकता है, मल्टीपल वर्क्स कर सकता है, या अपना पराक्रम दिखाता रहता है। 3rd हाउस ऑफ द चार्ट जो है वो जिम्स को दिखाता है, जिम, योगा, मेडिटेशन, इनमें इंटरेस्ट हो सकता है। एंड वी कैन से सिबलिंग्स में एल्डेस्ट यंगेस्ट हो सकता है। आफ्टर द मैरिज उस पर्सन के जीवन में बड़े चेंजेस आएंगे, और जब मैरिज हो रही होगी, लाइक द मैरिज थिंग इज गोइंग ऑन, और बिफोर इट कोई इंपॉर्टेंट इवेंट स्पाउस की फैमिली में प्रेडिक्ट करा जा सकता है कि वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है, कि थोड़ा वहाँ ध्यान बनाए रखना चाहिए। दैट वी कैन से, क्योंकि राहु नवम भाव में बैठा हो और किसी सांस्कारिक कार्यक्रम में वो अपने पैर ना अड़ाए, ये नहीं हो सकता, तो कुछ करना कुछ कर सकता है। That we can say about a spouse. About 10th house, what you can say, Rahu is in my 10th house. Now 10th house is what? 10th house is your profession, your work life. Work life is highly dominated by Rahu. Highly dominated by Rahu का मतलब है कि कार्य क्षेत्र पे राहु का प्रभाव होने की वजह से अनकन्वेंशनल कार्य क्षेत्र है, एक से अधिक काम करने की इच्छा हो सकती है, नए नए लोगों से जुड़ने की इच्छा हो सकती है। टीम में रहोगे तो टीम का लीडर बनने की इच्छा रखोगे, क्योंकि हमेशा राहु अपने आप को फोकस में रखना चाहता है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, IT एंड ऑल, इनसे ये कनेक्टेड प्लैनेट है, और फॉरेनर्स के साथ काफ़ी घुल मिल के चलता है, जुड़ के चलता है। और आप क्या कह सकते हैं, ये आपके स्पाउस के परिवार को दिखाता है, या आपके स्पाउस की मदर को दिखाता है। तो हो सकता है कि स्पाउस की मदर को किसी तरह के हेल्थ इश्यूज़ हों, या उनको किसी तरह से या तो हेल्थ इश्यूज़ होंगे, या फिर वहाँ पर इमोशनल इश्यूज़ रहे होंगे मदर के साथ। मदर हाइपर सेंसिटिव दिखाई देती हैं, या मदर जो है वो टेक्नोलॉजी का एक्सट्रीम यूज़ करने वाली होंगी, ये लाइक यार हमारे आसपास ऐसा नहीं होता बट यहाँ पे होता है। राहु इन द 4th हाउस, सॉरी 10th हाउस ऑफ योर चार्ट, नवमांश कुंडली। व्हाट एल्स वी कैन से, वी कैन से कि कॉज इट इज़ द 10th हाउस, कॉज इट इज़ द 10th हाउस, मैरिटल लाइफ में आफ्टर मैरिज बहुत इंपॉर्टेंट परिवर्तन आने वाले हैं। और जैसे ही आप लोग मैरिज की बात करेंगे या मैरिज एंड रिलेशनशिप की बात होगी, एक तरह का भूचाल आ सकता है परिवार में, एक तरह का भूचाल आ सकता है सुख में। और ये कई बार में एक्सट्रीम केसेस में, नॉट इन एवरी केसेस, ये इंडिकेट करता है राहु का D9 में 10th हाउस में होना कि सेकेंड मैरिज, या फिर आपके स्पाउस को पहले भी उसके सुख में, उसके कंफर्ट में किसी तरह की बाधा आई है, और वो बहुत खतरनाक कोई बाधा जो है उसने फेस करी है। तो ऐसी एनर्जीज आपके साथ जुड़ सकती हैं जिनके ऊपर राहु का प्रभाव उनके परिवार में आपको दिखाई दे, होता हुआ दिखाई दे, दैट या राहु थिंग अफेक्टेड देम, दैट वी कैन से। और राहु को जब आप चैनलाइज कर लोगे तो होगा क्या, गुरु कृपा से ही आपका प्रोफेशन ठीक होगा, इसको ध्यान रखिएगा। प्रोफेशन में इशू आते ही गुरु की तरफ चले जाइए, क्योंकि गुरु ही है जो आपको सही कार्य के रास्ते पे ला सकता है। इवन जुपिटर रेट्रोग्रेड हो सकता है कई लोगों के चार्ट में, इफ राहु इज इन द 10th हाउस, नवमांश कुंडली।
If it is the 11th house, Rahu in the 11th house, what 11th house is? 11th house is anything and everything that Rahu admire. राहु क्या कहता है? एक्सपेंशन कर दूंगा. 11th हाउस कहता है भाई आ जाओ एक्सपेंशन कर दो. सोशल मीडिया है, हम तो एक से अनेक होने की हमारी इच्छा है, राहु की भी यही इच्छा है. तो राहु 11th हाउस में बहुत अच्छा वर्कआउट करता है. ये वन ऑफ द बेस्ट अलाइनमेंट है फॉर प्लैनेट राहु. दिक्कत क्या है राहु के साथ? ये हमेशा जिस भी हाउस में होता है उसके साथ एक फाइटिंग मोड में आ जाता है. ये उसको डेप्थ में समझना चाहता है कि मेरी चीज़, जैसे कि सोशल मीडिया है, like if someone got Rahu in the 11th houses, the person will try to understand why my social media is not working out, and he will use not his intuition but he'll use techniques, technology, sometimes changing the mic, sometimes changing the camera, sometimes changing the place, and these things will not bring the result. इनसे कोई रिजल्ट नहीं आएगा. तो जितना आप टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करोगे उतना ही आपका भाग्य, आपका फाइनेंस, आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल, आपकी पब्लिक इमेज झटके खाएगी. और जितना आप इंट्यूशन से चलोगे कि मेरा इंट्यूशन है ये ठीक है, उतना आपके लिए यहाँ पे ग्रोथ आएगी. तो ये कन्फ्यूज़न का पॉइंट भी कई बार इन द 11th हाउस बन जाता है. सेकंड टाइम ये कई बार सैटर्न को रेट्रोग्रेड दिखा देता है. अगर 11th हाउस में राहु बैठा हुआ हो तो सैटर्न कई बार रेट्रोग्रेड हो जाता है. उसका सिंपल रीज़न ये है कि इस पर्सन की या तो पिछले जीवन से कोई इच्छा पूरी नहीं हुई है, या इसका कोई पैसा बकाया है किसी पे. मतलब इसका कोई ना कोई काम करा है इसने, उसका पैसा इसे आज तक नहीं मिला है और ये उसी के लिए घूमता रहता है. ऐसे लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं कम्स टू वर्क. फ्रीलांसर अगर होंगे या फिर कोई प्रोजेक्ट बनाने वाले होंगे तो दे विल डिमांड देयर मनी फर्स्ट. भाई हमारा पैसा पहले दे दो, दैन वी विल डू द वर्क. दिस इज द इशू ऑफ राहु इन द 11th हाउस. इन द थर्ड, अबाउट योर स्पाउस, आई थिंक अबाउट योर स्पाउस या तो स्पाउस के एजुकेशन में कोई ब्रेक रहा है, एजुकेशन के लिए बाहर जाना रहा है, या फिर हो सकता है कि स्पाउस के ब्रेन पे, उसकी बुद्धि पे राहु का इतना गहरा प्रभाव है कि नए नए आइडियाज़, और हमेशा उसका हर आइडिया आपके पैसे को प्लस या माइनस करेगा. कि आप बिजनेस डाल लेते हैं, आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, तो योर वर्क इज़ टू इन्वेस्ट दैट पर्टिकुलर एनर्जी एंड देयर वर्क टू ब्रिंग दैट आइडिया. ये हो सकता है. स्पेकुलेशन एंड ऑल, इनमें कुछ इंटरेस्ट हो सकता है, बट ओवरऑल आप अगर कहोगे तो मुझे इसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा उनके फर्स्ट रिलेशन में आता हुआ दिखाई देता है. ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ योर स्पाउस, अदरवाइज वो कन्फ्यूजन बन के मैरिज को डिस्टर्ब कर सकता है. अगर हम 12th हाउस ऑफ राहु की बात करें, राहु इज इन 12th हाउस. वेल व्हाट 12th हाउस इज? 12th हाउस इज द मोक्ष, द लिबरेशन. नवमांश का 12th हाउस मीन्स मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा. अगर यहाँ कोई प्लैनेट बैठा है, उस प्लैनेट की वजह से मोक्ष मिलेगा. अगर उस प्लैनेट में और उस हाउस में कंपैटिबिलिटी बन जाए. ज़ोडिएक साइन मैटर करते हैं, सब कुछ मैटर करता है, बट अबाउट राहु, राहु इज अ प्लैनेट जो कि विदेश चला जाता है, बाहर चला जाता है, अपनी कम्युनिटी से उठता है, अपने कल्चर से उठता है, अपनी बुक से उठता है, अपने धर्म से उठता है, अपनी कास्ट से उठता है, और चीज़ों को एक्सप्लोर करता है. सारी चीज़ों को मिला के निष्कर्ष निकाल के वो समझने की कोशिश करता है कि यार ओके, दैट थिंग विल हेल्प मी इन द फाइनल लिबरेशन. और ही विल यूज हिज टेक्नोलॉजी, हिज माइंड. बट जितना वो माइंड को इन चीज़ों में इन्वॉल्व करेगा उतना वो कंफ्यूज होगा, गुस्सा आएगा, हो सकता है अपने टीचरों से गुथ जाए, युद्ध हो जाए उसका टीचरों के साथ. गेटिंग द पॉइंट. क्योंकि राहु खुली आंखों से देखता है. भाई नवमांश सपना है, नवमांश एक ड्रीम है, नवमांश वो पेड़ है जो कि आपको प्रसाद देता है. आप जान नहीं सकते इसे लॉजिक से. राहु लॉजिक लगाता है. जितना लॉजिक लगाओगे इन चीज़ों में उतना कंफ्यूज होगे. हेल्थ इशू है किसी को, लॉजिक लगा रहे हो, कन्फ्यूजन आएगा. इंट्यूशन का यूज़ करोगे, कोई भी इंसान आपके कहने से ही समस्याओं से बाहर आ सकता है. इस तरह की विद्या राहु इन द 12th हाउस रखता है. बट थोड़ा उसको केतु का टच देना है, इंट्यूशन का टच देना है, गुरु तत्व देना है. गुरु की हेल्प से मोक्ष मिलेगा. और आप स्पाउस के बारे में क्या कह सकते हैं? क्योंकि ये स्पाउस के लिए उसके हेल्थ इश्यूज़ को इंडिकेट करता है, तो मैं मानता हूँ कि आफ्टर द मैरिज आपके परिवार में कुछ चेंजेस हो सकते हैं. मदर के भाग्य में बड़े इंपॉर्टेंट चेंजेस आपको होते हुए दिखाई देंगे आफ्टर द मैरिज. हो सकता है मदर के नाम आप प्रॉपर्टी करा दो, मदर के नाम आप कोई कार परचेज कर लो. मदर की वो पूर्ण इच्छा थी कि भाई मैरिज हो जाए इसकी, और वो मदर सेटिस्फाइड हो जाए. मतलब मेन चेंजेस मदर के भाग्य में. आप काफ़ी फ्री हो जाओगे आफ्टर मैरिज, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल. बट आपका स्पाउस किसी तरह के बंधन में आ जाएगा. तो स्पाउस को, मतलब ये मैरिज का जो प्रोसेस है आपके लिए ठीक हो सकता है, मदर के लिए ठीक हो सकता है, बट कम्स टू स्पाउस, स्पाउस किसी बंधन में अपने आप को देखेगा कि यार मैं बंध गया हूँ, मैं किसी बंधन में आ गया हूँ. दैट इज़ द इशू ऑफ राहु इन द 12th हाउस. ओवरऑल दिस पर्टिकुलर अलाइनमेंट इज़ वन ऑफ द बेस्ट अलाइनमेंट, फाइन अलाइनमेंट आई विल से. अगर स्पाउस की अप्रोच ठीक है तो बहुत अच्छा. अदरवाइज आपके सुख को, आपके समस्याओं के निदान को स्पाउस इतना प्रभावित करता है कि साहब मेरे पास सब कुछ ठीक था, ये पर्सन जैसे ही आया इसने मेरे जीवन के ऊपर बंदिशें लगा दी,
ये एक दिक्कत यहाँ हो सकती है। फॉरेन ट्रैवल के लिए अच्छा है, अपने कास्ट कल्चर से ऊपर उठने के लिए अच्छा है, विश्व बंधु बनने के लिए बहुत अच्छा है, वसुदेव कुटुंबकम की अप्रोच के लिए बहुत अच्छा है, कर्मों को काटने के लिए बहुत अच्छा है, और पूर्ण रूप से चैनलाइज करने के लिए सबसे शानदार ऊर्जा है इसकी। या फिर मैरिज को समझने के लिए स्पाउस से पहले ही पूछना चाहिए कि कहीं उसका कोई एक्सीडेंट या कोई ऐसा तो कुछ नहीं हुआ उसके जीवन में पहले जिसमें उसके इमेज पे दाग लगे हों इल्यूज़न की वजह से, मतलब पूरा मोहल्ला कंफ्यूज हो गया कि ये इंसान एक बेकार इंसान है ऐसा, या फिर कोई एक्सीडेंट हुआ हो। अगर ऐसी चीज़ें हैं तो थोड़ा पर्सन से या तो बचें या सोमनाथ को विजिट करें, डिपेंडिंग ऑन द ज़ोडिएक साइन एज वेल। उनको भी हम एक्सप्लोर करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन। तो अगर आप कनेक्ट करते हैं, जस्ट बी कनेक्टेड गाइज एंड लेट अस नो योर पॉइंट ऑफ व्यू, योर थिंकिंग, बिकॉज राहु इन द 12th हाउस इन द नवमांश कुंडली स्पाउस मतलब बहुत मॉडर्न अप्रोच को रख सकता है, यहाँ पर बहुत एक्सपेंशन ये इंडिकेट कर सकता है। मदर की लाइफ में इंपॉर्टेंट चेंजेस यहाँ पर आ सकते हैं जस्ट आफ्टर द मैरिज। तो स्पाउस का लुक एंड ऑल में तो आप कुछ ना कुछ अच्छा ही कहेंगे, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, लेकिन बिहेवियर में, एटीट्यूड में थोड़ा दूरी यहाँ पर मैरिज में ये दिखाई देगी। बट फिर भी इसको आगे और एक्सप्लोर करेंगे इन द ज़ोडिएक साइन। सो उसके लिए कनेक्टेड रहिए एंड लेट अस नो योर पॉइंट ऑफ व्यू, योर थिंकिंग एंड योर सजेशंस इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू गाइस।